नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 2 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 2 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ से अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोगों के प्रधानमंत्री के साथ आपको दिखाई पड़ रही है एक विदेशी मोहतरमा दिखाई पड़ रही है। कौन है ये और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है सेल्फी ले रही है, क्या है इस पे मान के चलिए कि पूरी तरह से कहानी सभी विशेष बातचीत करेंगे। आप बने हुए रहिएगा वीडियो के साथ। हम लोग जो है आगे चलकर इस पर विशेष बात करते हैं। हम लोग ले लेते हैं पहले प्रश्न को ले लेते हैं और पहला प्रश्न क्या बोलता है, आइए पहले प्रश्न से बातचीत करते हैं। और पहला प्रश्न जो है आपके सामने में है, दिवस से संबंधित है। हाल में जो है एक दिवस मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया है, आइए प्रश्न को देखते हैं कि हाल ही में किस दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है। पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है कितने तारीख को मनाया जाता है। तो कितने तारीख को मनाया जाता है, तो यह जो है आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने तारीख को, तो ये जो है आपको 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस। जैसे ही पूछे कि वृद्धजन दिवस, तो वृद्धजन दिवस जो है आपको कितने तारीख को, तो आपको ये 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, साथ साथ जो है आप लोग बनाते रहिएगा। जो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग सभी को, ऑल ऑफ यू। आइए यहाँ पर देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत क्या क्या बातें करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, है ना, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है आपको वृद्ध व्यक्तियों के मूल्यों और योगदान के सम्मान में कह सकते हैं कि 1990 में, है ना, 1990 में जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की घोषणा की थी। और तभी से जो है आपको 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। तो घोषणा कब होती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको 1990 में घोषणा होती है। उसके बाद प्रतिवर्ष जो है आपको 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। और यह दिन जो है आपको बुजुर्गों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उन्हें जो है यह एहसास कराया जाता है कि वे अकेले नहीं हैं, वे कमजोर नहीं हैं, और कह सकते हैं कि उनका परिवार, पूरा समाज जो है उनके साथ क्या है, खड़े हैं। उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहता है, जिससे समाज को जो है सही दिशा मिल सके और उन्नति हो सके। समझ रहे हैं बात को ना। और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 की यदि बात करें कि थीम क्या है, तो थीम आप लोगों को ध्यान रखना है, बुजुर्ग स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को गति दे। क्या है, एक बार थीम फिर से बात कर लेते हैं कि थीम क्या है, बुजुर्ग स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को क्या करें, गति दे, और हमारी आकांक्षाएं, हमारी भलाई और हमारे अधिकार के यहाँ पर लिखा हुआ है, केवल इतना ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, हमारी आकांक्षाएं, हमारी भलाई, हमारे अधिकार। तो ये आपको थीम है। तो थीम जो भी महत्वपूर्ण रहता है वो आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, तो ये आपको जब भी पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस आप लोगों को पूछा जाता है, बार बार बोलते हैं कि आपको जो है दिवस से संबंधित एक प्रश्न जरूर रहता है। और जो भी दिवस रहता है तो वो आपको महत्वपूर्ण दिवस सभी करवाते हुए चलते हैं, प्रतिदिन करवा रहे हैं। तो जब भी दिवस महत्वपूर्ण रहेगा, कोई ना कोई दिवस महत्वपूर्ण रहेगा, तो आपको प्रतिदिन एक दिवस देखने को लगभग मिलेगा। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस याद रहेगा कितने तारीख को, तो ये आपको 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में कल के दिन जो है 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने में क्या, हाल ही में राजीव वर्मा को जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सचिव यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है, और किसका मुख्य सचिव है इसीलिए बातचीत कर रहे हैं। तो किस राज्य का, तो इसका सही आंसर बनेगा दिल्ली। किसका बनेगा, तो सही आंसर जो बन रहा है यहाँ पर दिल्ली बनेगा। ये महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है कुछ याद करने का। यहाँ पर जो है डायरेक्ट याद रखिएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो वरिष्ठ आपको अधिकारी हैं कौन, तो राजीव वर्मा। और राजीव वर्मा को जो है दिल्ली का क्या कर दिया गया है, दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दिल्ली का मुख्य सचिव जो नियुक्त किया गया है, किनको नियुक्त किया गया है, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है आपको राजीव वर्मा, और इन्हीं को जो है दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और जैसे ही दिल्ली का नाम आता है तो दिल्ली, नई दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान में हाल ही में कौन बनी है, तो आपको रेखा गुप्ता बनी है, जो कि बीजेपी की है ना। तो यहाँ पर जो है नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता है। उपराज्यपाल की बात करें तो विनय कुमार सक्सेना है। लोकसभा की यदि बात करें कि दिल्ली में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं। और राज्यसभा
केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं कि आपको दिल्ली जो है राज्यसभा के लिए कितने प्रतिनिधित्व भेजते हैं, तो ये 3 प्रतिनिधित्व। उसके बाद विधानसभा भी यहाँ पर है दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगा। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आपको 70 सीटें हैं। याद रहेगा, ये तो आपको जब भी दिल्ली का नाम आएगा तो ये बातें आपको प्रतिदिन बात करेंगे, जब भी दिल्ली का आएगा, है ना। उसके बाद आप दिल्ली का मुख्य सचिव भी याद रखिएगा कि दिल्ली का मुख्य सचिव कौन है, कौन नियुक्त हुए हैं, राजीव वर्मा नियुक्त हुए हैं। उम्मीद है कि आपको याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और यही प्रश्न जो है आपको दिखाई पड़ा था, मुख्य थीम पर दिखाई पड़ा था, है ना। क्या दिखाई पड़ा था, आइए बातचीत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जॉर्जिया मेलोनी की किस आत्मकथा के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है ना। यहां पर एक किताब लिखा गया है, और किताब जो है पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपको मुख्य थीम पर देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी की किस आत्मकथा, इनकी एक जॉर्जिया मेलोनी एक आत्मकथा लिखी है, वही पूछा जा रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी की वो कौन सी आत्मकथा है जिसका भारतीय संस्करण के लिए जो है एक प्रस्तावना लिखा गया, और प्रस्तावना जो है लिखे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये तो आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रस्तावना लिखा गया है जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का। इटली के प्रधानमंत्री है, और इटली की प्रधानमंत्री की जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा का भारतीय संस्करण आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाला है रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा। तो यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, क्या आप लोग बता सकते हैं, आत्मकथा का क्या नाम है, जॉर्जिया मेलोनी की जो आत्मकथा है उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आई एम जॉर्जिया। क्या है यहाँ पर आंसर जो बनेगा, क्या है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल, है ना। अच्छे से किताब को याद रखिएगा, ये किताब आपको पूछा जाएगा, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो यहां पर जो है कुछ और भी बातें करेंगे, क्योंकि इतना से आपको समझ में नहीं आया होगा। आइए, क्या है, सबसे पहले तो प्रश्न बना लिए। जब प्रश्न बना चुके हैं तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या यहां पर एक तरह से इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य बन रहा है ना। चलिए आप लोगों का देख लेते हैं कमेंट, यदि आप लोग कर रहे हैं तो कमेंट भी आप लोग से बातचीत करते चलेंगे, साथ साथ बातचीत करते चलेंगे। चलिए चलिए राजीव कुमार रंजन आंसर दे रहे हैं डी। किसका आंसर दे रहे हैं, डी, डी तो किसी का, चलिए यहाँ पर, चलिए सेकंड नंबर का आंसर डी दे रहे हैं, चलिए ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इटली की प्रधानमंत्री के बारे में। तो इटली की जो प्रधानमंत्री है कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी है, और इन्होंने जो है अपनी नई आत्मकथा, और इसका क्या नाम है, यही प्रश्न आप लोगों को था कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। इन्होंने जो है एक आत्मकथा लिखी है, और इसका क्या नाम है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल में जो है अपनी निजी कहानी का इन्होंने जो है खुलासा किया है। तो ये खुलासा की है जॉर्जिया मेलोनी। और इस पुस्तक में जो है एक प्रस्तावना, जो शुरुआती दौर में देखते हैं तो इंपोर्टेंट व्यक्ति के द्वारा प्रस्तावना लिखी जाती है। तो प्रस्तावना जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो पुस्तक की जो प्रस्तावना है नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, इटली की प्रधानमंत्री का आत्मकथा है, और प्रस्तावना कौन लिख रहे हैं, तो हम लोगों के प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है प्रस्तावना लिखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मेलोनी की राजनीतिक यात्रा को साहस, दृढ़ विश्वास और जनसेवा के प्रति समर्पण से भरी यात्रा बताया है। और इनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मेलोनी की यात्रा को नारी शक्ति की अवधारणा से जोड़ा है। ये नारी शक्ति आपको ध्यान रखना है ना। तो नारी शक्ति जो है शब्दों का प्रयोग किया गया है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नारी शक्ति की अवधारणा से इनको जोड़ा है। और मेलोनी की नेतृत्व और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की प्रतिष्ठा भूमिका के बीच जो है ये समानता दर्शाई है। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं की क्या भूमिका है और इटली में जो सांस्कृतिक है, दोनों के बीच जो है एक भूमिका दर्शाए हैं, और एक कह सकते हैं यहाँ पर सीधे तौर पर ये समानता दर्शा रहे हैं, इनके द्वारा लिखा जा रहा है ऐसा। और उनका नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, लिखे रहे हैं उस किताब में कि उनका नेतृत्व जो है नारी शक्ति का प्रतीक है, एक ऐसी शक्ति जो न केवल शक्तिशाली है बल्कि पोषण करने वाली और करुणामयी भी है। तो शब्दों का प्रयोग किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है, किनके लिए, तो आपको जॉर्जिया मेलोनी के लिए। और मेलोनी की जो ये आत्मकथा है, रोम के एक साधारण से इलाके से इटली की प्रधानमंत्री बनने तक उनके उत्थान की ये कहानी है।
तो रोम के साधारण से परिवार से बनती है, निकलती है और बन जाती है। कह सकते हैं कि इटली के सर्वोच्च जो पद होता है, तो सर्वोच्च पद जो है कौन सा, आपको इटली का जो प्रधानमंत्री है वो बन रही है कौन, तो ये आपको जॉर्जिया मेलोनी। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच जो है एक खास दोस्ती है। जहां भी जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों साथ में ही लगभग रहते हैं और अच्छा दोस्ती है। और अच्छा दोस्ती के साथ साथ जो है एक तरह से कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो है डिप्लोमेसी एक अच्छा दोनों देशों में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है यही है आपको जॉर्जिया मेलोनी। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है ये आपको कौन है, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्रधानमंत्री है। अच्छे से याद रखिएगा जॉर्जिया मेलोनी की, ये इटली की प्रधानमंत्री है। उसके बाद ये इन लोग को तो सभी कोई जान रहे हैं ना, तो ये भारतीय प्रधानमंत्री है। और दोनों के बीच में क्या है, खासी दोस्ती है। कुछ और तस्वीर दिखाते हैं और आप जो वहां पर देखे थे वही तस्वीर आपको यहां पर लेना है। तो ये जो है जहां भी जाते हैं सेल्फी लेते हैं। इनका जो है सोशल मीडिया पर थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है, ट्रेंड देखने को मिलता है दोनों के बीच में, है ना। तो भारतीय प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री के बीच में जो है ट्रेंड्स देखने को मिलता है। तो ये सोशल मीडिया का है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के बीच में है जो दोनों के बीच में एक दोस्ती है। किसकी वजह से, डिप्लोमेसी की वजह से, है ना, अन्य वे में नहीं लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं की जो आत्मकथा है, क्या नाम है, आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर जो है किताब का नाम एक बार फिर से आपको दे देते हैं कि किताब का नाम है आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। किताब अच्छे से याद रखिएगा, एक तो जॉर्जिया के नाम से ही है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। और इन्हीं के द्वारा जो ये किताब लिखी गई है, उस किताब का जो है प्रस्तावना किनके द्वारा, प्रस्तावना लिखा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और उसमें जो है दोनों देशों के बीच में खास करके जो कह सकते हैं आपको जॉर्जिया मेलोनी के बारे में एक तरह से प्रशंसा शब्दों का ये चयन किया है, नारी शक्ति शब्दों का प्रयोग किया है, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किए हैं। तो ये किताब जो है आने वाले दिनों में जो है आपको ये किताब भी दिखा देते हैं, है ना। यहाँ पर जो है किताब आपको क्या है, किताब का नाम एक बार फिर से बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। 2-3 बार आपको किताब का नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए अच्छे से। आपको देखिए भारतीय प्रधानमंत्री इस किताब को जो है प्रस्तावना इस किताब के लिए लिख रहे हैं, तो क्या कोई ना कोई तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सभी के नजर पर रहेगा ये किताब और खासे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जब खासे चर्चा का विषय बना हुआ है तो इस किताब को आपको अच्छे से याद रखना है ना। फिर से हम लोग जो है इटली से एक बार फिर से अच्छे से दोस्ती कर रहे हैं, एक बार पहले भी हुआ था, ठीक है। तो राजीव गांधी के समय में एक बार फिर से जो है इटली से जो है दोस्ती अच्छे से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ठीक ना। तो आप समझ ही रहे हैं बात को। तो ये आपको देखने को मिल रही है इटली की प्रधानमंत्री। तो याद रहेगा आपको क्या नाम है, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल। तो ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपको बातें बोले हैं ये सभी आपको बातें याद रखना है। लेकिन आपको परीक्षा के संदर्भ से बात कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया के संदर्भ से बातें नहीं कर रहे हैं। जो परीक्षा के संदर्भ से आपको क्या पूछा जा सकता है वो केवल बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। इधर उधर की बातें करेंगे तो वो जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। गुड मॉर्निंग राजीव जी, ठीक है। आइए बनाते रहिएगा, साथ साथ बनाते रहिएगा, जो बना रहे हैं साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न पर बनाते हैं, हम लोग मिलकर बनाते हैं। कौन सा प्रश्न बना रहे हैं, अगला प्रश्न बनाते हैं। जो अगला प्रश्न है हम लोग के सामने में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद किसने जो है महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान जो है समान अवसरों और बाल अधिकारों को जो है बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए जो है एक अभियान स्टार्ट किया गया। यह अभियान का क्या नाम है, इस अभियान का नाम है, सबसे पहले तो अभियान का नाम जानिए, तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन है ना, बच्चों के लिए है, प्रॉमिस टू चिल्ड्रन है। और बच्चों की किसके लिए, तो ये आपको समान अवसर और बाल अधिकारों को ये बढ़ावा देने के लिए है। और पूछा जा रहा है कि ये जो अभियान चलाया गया है किसके द्वारा चलाया गया है, ठीक है। और हाल फिलहाल में आपको कल भी बताया, तो 2-3 दिन पहले से आपको बता रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि महिला क्रिकेट विश्व कप जो है स्टार्ट हो चुका है। 30 सितंबर 2025 से जो है आपको स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, 2 नवंबर 2025 तक चलेगा। तो इसके बारे में बहुत सारा प्रश्न आपको दे चुके हैं कि श्रेया घोषाल के द्वारा जो है यहाँ पर इसका आईसीसी के द्वारा जो है ऑफिशियल आपको साइट पर देखने को मिलेगा, उसके द्वारा गाना भी गाया गया था। तो ये सब सभी प्रश्न दे चुके हैं। तो अभी पिछले प्रश्न पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल बात करेंगे इस प्रश्न पर बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा जो है किसने, तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान जो है समान अवसरों और बाल अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है। आंसर क्या बन रहा है, सही आंसर क्या बन रहा है, यूनिसेफ। क्या बनेगा सही आंसर, तो यूनिसेफ बनेगा। सही आंसर क्या बनेगा इसका, यूनिसेफ बनेगा, ठीक है। तो बच्चों के लिए ये यूनिसेफ जो है कार्यक्रम काम करती है, बच्चों के लिए करती है ना। तो ये आपको ध्यान रखिएगा।
चलिए, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और यूनिसेफ ने जो है 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान जो है प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान लॉन्च किया है। और यह पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य क्या है? खिलाड़ियों, दर्शकों और वैश्विक क्रिकेट समुदाय को जो है बच्चों के लिए समान अवसर, अधिकारों के समर्थन के में कह सकते हैं कि प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित करना, और विशेष रूप से सबसे कमजोर और आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है ना। तो ये बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए है। और प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन, क्या नाम है अभियान का? तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन है। अभियान का लक्ष्य क्या है? बच्चों के लिए अधिकारों को कह सकते हैं कि बढ़ावा देना। तो बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन लाया गया है। और ये दोनों आपको याद रखना है कि किसके किसके द्वारा थे। एक तो यूनिसेफ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि आईसीसी जो कि आयोजन कर रही है क्या चीज का? आपको महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कर रही है ना। चलिए, आंसर आप लोगों का आ रहा है, रुखसार खातून लिखे हैं। चलिए ठीक है, रुखसार खातून है ना। तो ये आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का। आंसर ए नंबर दे रहे हैं, लेकिन ए नंबर किसका दे रहे हैं ये तो आप बता दीजिए। चलिए, यहाँ पर ए नंबर आंसर दे रहे हो, उम्मीद है कि 4 नंबर का ही आंसर आप दे रहे हैं। ठीक है, तो रुखसार जी आपका आंसर बिल्कुल सही है। आइए यहाँ पर जी बातचीत कर लेते हैं। तो ये इमेज से आपको समझ में आ रहा होगा कि बच्चों के लिए यदि आप क्लासमेट का एक कॉपी लिखे होंगे, कभी न कभी आप क्लासमेट का कॉपी का प्रयोग किए होंगे, तो उसमें भी देखे होंगे यदि आप क्लासमेट का कॉपी यदि खरीदते हैं, मान लेते हैं कि 70 रुपया, 75 रुपया या 65 रुपया, जो दाम हो, क्या दाम है अभी पता नहीं, उसमें भी देखिएगा कि यूनिसेफ के लिए जो है जितना भी आप खरीदते हैं, या मान लेते हैं कि 75 रुपया में आप एक किताब कॉपी खरीद रहे हैं, कॉपी की बात कर रहे हैं, उसमें जो है 1 रुपया जो है बच्चों के लिए डोनेट करता है वो। ठीक है, तो ये यूनिसेफ के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, अभी क्लासमेट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं किसके बात कर रहे हैं? आपको आईसीसी और यूनिसेफ की बात कर रहे हैं। ये ध्यान रहेगा। उम्मीद है कि आपसे प्रश्न बनेगा, अभी तो आसानी से बनेगा। ये दिक्कत कब देता है? दिक्कत देता है परीक्षा में देता है। ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपको लगेगा करंट अफेयर्स है तो चलो। परीक्षा में क्या होता है कि आपको मैथ बन रहा है, मैथ के साथ रीजनिंग आ रहा है, रीजनिंग के साथ इंग्लिश आ रहा है, इंग्लिश के साथ आपको हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी आ रहा है। अगला प्रश्न क्या आएगा पता नहीं चलेगा। उसके बाद हो सकता है कि बीच में आपको करंट अफेयर्स आपको एक देखने को मिलेगा, झलक देखने को मिलेगा। उस वक्त जो है आपको दिक्कत होता है। अभी आसान लगेगा, अभी तो आसानी से बनेगा। चलिए आइए बनाते हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने से आसान हो जाता है, तो बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है? तो रिवीजन जो है करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने कॉपी में जो है कम से कम आपको क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए कि इसका आंसर क्या बनता है। यदि महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत, जो महत्वपूर्ण तथ्य देते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत यदि लगे कोई लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो आप लिख सकते हैं। वैसे आपको बताते चलते हैं कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बनाइए अगला प्रश्न, आप लोग साथ में बनाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न का आप आंसर दे चुके हैं ना, इस बार आप जो है डायरेक्ट लिख के आंसर दिए हैं, बिल्कुल सही किए हैं। चलिए, चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है आरबीआई ने जो है किन दरों पर जीडीपी वृद्धि और मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है? तो इसका सही आंसर क्या बन रहा है? तो इसका सही आंसर जो बन रहा है आपको जीडीपी का कितना, तो 6.8% और मुद्रास्फीति का कितना, आपको 2.6%। इसका सही आंसर क्या बनेगा? इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, सीधे तौर पर पूछा जा सकता है ना। तो जीडीपी जो है आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी जो है आपको 6.8% और मुद्रास्फीति क्या, तो आपको केवल 2.6%। ऐसा क्यों करना पड़ा, पहले क्या था, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वित्त वर्ष याद रखिएगा। तो आरबीआई ने जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कि जीडीपी बोलते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद वृद्धि दर के अनुमान को जो है 6.5% के पहले अनुमान से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 6.8 कर दिया है। अब ये देखिए, पहले कितना था आपकी किताब में, यदि कहीं पे भी लिखा होगा तो पहले 6.5 ही पढ़ते थे हम लोग, है ना। 6.5 से बढ़ाकर के कितना कर दिया है, तो 6.8 कर दिया है। तो आंसर क्या बनेगा? जीडीपी का 6.8% बनेगा। वहीं पर आरबीआई ने जो है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जो है सीपीआई है ना, कंज्यूमर का जो होता है सीपीआई, तो ये जो आपको देखने को मिलता है सीपीआई जो है आपको क्या कर दिया गया है, मुद्रास्फीति पूर्वानुमान, ये आपको घटा दिया गया है। 3.1% से क्या कर दिया गया है, 2.6% कर दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो है आपको सीपीआई मुद्रास्फीति जो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है, 3.1% से आपको 2.6% देखने को मिल रहा है। तो ये घटाया गया है, जबकि आपको जीडीपी का क्या किया गया है, बढ़ाया गया। तो जीडीपी बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है कि जीडीपी बढ़ेगी, और उसके बाद मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिल रहा है, कमी देखने को मिलता है ना। तो ये आपको स्वाभाविक बात है, ऐसा होता है। तो ये आपको डाटा में पढ़ाया जाएगा इकोनॉमिक्स में। चलिए यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। आपको कल कुछ प्रश्न दिए थे और वहां पर जो है
आरबीआई से संदर्भित ही प्रश्न था। याद है आप लोगों को? कल आपको डिप्टी गवर्नर के बारे में बताए थे, 4 डिप्टी गवर्नर के बारे में बताए थे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, 4 कौन सा डिप्टी गवर्नर था और आपको जो प्रश्न दिए थे, क्या प्रश्न दिए थे कि श्रीश चंद्र मुर्मू जो थे, क्या थे, डिप्टी गवर्नर, हाल ही में जो है इनको नियुक्त किया गया था। इनके साथ जो है आपको बताया था कि आरबीआई में कितने गवर्नर यहाँ पर जो है डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो डिप्टी गवर्नर आपको 4 होते हैं। एक तो आपको श्रीश चंद्र मुर्मू जो हाल ही में आपको नियुक्त किया गया है, जिनके बारे में आपको कल बताए थे। उसके बाद टी रविशंकर है, उसके बाद स्वामीनाथन जे है, और आपको एक महिला है, और महिला का क्या नाम है, पूनम गुप्ता नाम है ना। और 26वें गवर्नर, ये आपको आसान है, तो आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा तो आपको सपना में भी याद रहना चाहिए, है ना। यदि सपना भी आए कि भारतीय राज्य अभी जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर नंबर के साथ याद रखिएगा, 26वें गवर्नर कौन है, तो आपको संजय मल्होत्रा है। ठीक है, डिप्टी गवर्नर के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि डिप्टी गवर्नर वर्तमान में कितने हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि प्रश्न नीचे आ जाए, एक लाइन मान लेते हैं कि ये लाइन पहला लाइन से पूछा जा रहा है प्रश्न किसी परीक्षा में, दूसरे लाइन से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो ये लाइन से पूछा जा सकता है, किसी के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो संजय मल्होत्रा है और इन्हीं आरबीआई के। चलिए, आरबीआई के बारे में और किसी दिन आपको विशेष करके बातचीत करेंगे, अभी रहने देते हैं इतना ही। अगला प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए, अगला प्रश्न बनाइए, देखिए क्या आंसर बन रहा है आप लोगों से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल क्षेत्र के अंतर्गत कितने आपको केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी देते हैं। नया खोला जाएगा, स्वाभाविक बात है कि नया खोला जाएगा, और पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है सिविल क्षेत्र के अंतर्गत कितने नए केंद्रीय आपको विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। यदि आप देना है आपको एग्जाम क्या चीज का, बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम देना है, या टीचर वाला किसी प्रकार का आप एग्जाम देते हैं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं का भी हो, ठीक है, तो उसमें जो है आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खास करके टीचर वाले के लिए, क्योंकि विद्यालय से संदर्भित ये प्रश्न है, तो उस विद्यालय संदर्भित है, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको याद रखना है कि कितने, बताइए। चलिए, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, रुखसार जी का आंसर बिल्कुल सही है। यहां पर जो आंसर आपको बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको 57 बन रहा है, ठीक है, 57 बन रहा है ना। आंसर जो है आप लोग यदि जान रहे हैं तो अच्छी बात है ना। सिर्फ आप लोग क्या करना है, ऐसा नहीं कि आंसर आप कह सकते हैं कि गूगल से देख के तुरंत बता देना है, गूगल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक ना। चलिए आइए यहां पर बातचीत कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अपने मन से आंसर दे रहे होंगे, ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं कि आप लोग अपने मन से आंसर दे रहे होंगे और आप लोग जान रहे होंगे। यदि पेपर पढ़ रहे होंगे या किसी का भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, कहीं से भी आपको नॉलेज मिला है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है, रुपया का आपको जरूरत नहीं है कि 5,862 करोड़ रुपये से अधिक के अनुमानित व्यय से कह सकता है कि आपको भारत में नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है 57 नए केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, जो बच्चों के लिए होता है, नए केंद्रीय विद्यालय जो है आपको खोलने की मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य जो है 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यरत केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों के बच्चों की बढ़ती संख्या के बच्चों की कह सकते हैं कि शैक्षिक आवश्यकता होती है। ये केंद्रीय विद्यालय किसके लिए होता है, तो केंद्रीय विद्यालय जो होता है सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए होता है ना। जो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उनके बच्चे कहां पर पढ़ेंगे, तो उनके बच्चे जो है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। सभी जगह आप डिस्ट्रिक्ट सब में देखेंगे कि केंद्रीय विद्यालय होती है, और जहां पर केंद्रीय विद्यालय नहीं है वहां पर केंद्रीय विद्यालय 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के दिनों के दिन क्या हो रही, जनसंख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और शैक्षिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है नए विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय बोल रहे, नए विद्यालय, है ना। विश्वविद्यालय में तो बाद में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है पहले क्या होगा, पहले तो विद्यालय में ना, तो पहले विद्यालय में जाएगा, तो पहले यहाँ पर 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बनाइए, साथ साथ बनाइए आप लोग, है ना। चलिए, और अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है ना। आज में जो है महत्वपूर्ण तथ्य ज्यादा देने की कोशिश नहीं किए हैं, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं आसान प्रश्न क्या है। क्रिस वोक्स के बारे में है ना। क्या है, क्रिस वोक्स, देखें खेलते हुए क्रिस वोक्स, जिन्होंने हाल ही में क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है ना। पूछा जा रहा है कि क्रिस वोक्स जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश से हैं, किस देश से। यहां पर लिखा हुआ है, आपको प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं कि ये पूछा जा रहा है कि क्रिस वोक्स जो है एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं इन्होंने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं, ठीक है। कभी कभी जो है गुस्से से क्रिकेट के खिलाड़ी जो है संन्यास ले लेते हैं,
तो ये पूछा जा रहा है कि क्यों लिए हैं, क्यों की बात तो छोड़ दीजिए, क्यों ज्यादा, तो थोड़ा सा बात बता देंगे क्यों लिए हैं संन्यास, है ना। यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि कौन से देश के ये रहने वाले हैं। तो क्रिकेट यदि आप देखते होंगे तो आंसर दे सकते हैं, है ना। चलिए इस बार आंसर नहीं दे रहे हैं, तो यही होता है, लड़की लोग जो है क्रिकेट देखती ही नहीं है ना, तो क्रिकेट नहीं देखती है तो होता क्या है कि वो लोग से थोड़ा सा दिक्कत होता है क्रिकेट वाला प्रश्न, या कह सकते हैं कि खेल वाला प्रश्न लड़कों से बनता है, लेकिन यहाँ पर तो लड़का भी आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए आंसर दीजिए, यदि आप जान रहे हैं तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं आप लोगों को। तो आंसर बनेगा, क्या बनेगा, इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं, है ना। कहाँ के खिलाड़ी हैं, आपको क्रिस वोक्स जो है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि भारत और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में जो है श्रृंखला जब खेला गया था, आपको सचिन और वहां का जो एक खिलाड़ी है, क्या नाम है उनके खिलाड़ी का, देखिए उनके खिलाड़ी का नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए याद आएगा तो बता देंगे आपको। तो आपको यहाँ पर देखा गया था कुछ दिन पहले, आपको एक श्रृंखला खेला गया था जिसका नाम था जो आपको भारत और किसके बीच में, इंग्लैंड के बीच में, और वहां पर अंतिम दिन जो देखा गया था, एक खिलाड़ी आप देखे होंगे क्या, उसको हाथ में चोट था, उसके बावजूद भी वो बैटिंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो अपना मैच बचा नहीं पाते हैं, है ना। तो वहां पर जो है मैच क्या हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है। इसके वजह से जो है इंपॉर्टेंट वो रोल निभाते थे उस श्रृंखला में। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं, डायरेक्ट बात कर लेते हैं, क्यों ये संन्यास लेते हैं, छोड़ देते हैं, कहानी क्या है, छोड़ते हैं, है ना। चलिए नहीं देखते हैं, कोई बात नहीं, नहीं देखते हैं, प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नहीं देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब तो बन जाएगा ना, क्रिस वोक्स आप लोगों से सीधे पूछेगा कि क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी है। तो क्रिस वोक्स किस देश के खिलाड़ी है, तो आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी है, जिन्होंने क्या कर लिए हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जब संन्यास ले लिए तो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। तो हाल ही में जो है आपको एसेज श्रृंखला के लिए, और एसेज जो होती है किसके किसके बीच में होती है, अब ये देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। लाइन एक लिखा हुआ है, एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एसेज सीरीज लिखा हुआ है ना। और एसेज सीरीज अब तो समझ में आ रहा है कि एसेज एक तो देश तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या, इंग्लैंड होगा। दूसरा कौन सा देश होगा, एसेज आपको पूछे कि एसेज जो है, एसेज सीरीज जो है किन किन देशों के बीच में होती है, तो कौन किन किन देशों के बीच में होती है, तो एक तो आपको इंग्लैंड है, और दूसरा यदि आप पूछे कि दूसरा कौन सा देश के बीच में होती है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया, है ना। ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे श्रृंखला जो है आपको इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आयोजन इसका होता है, एक बार ऑस्ट्रेलिया में, एक बार कहां पर, इंग्लैंड में, दोनों अल्टरनेट करके करते हैं। तो हाल ही में जो है एसेज के लिए जो है इंग्लैंड टीम का क्या किया गया है, ऐलान किया गया है, ठीक है। सभी खिलाड़ियों का नाम उसमें घोषणा कर दी गई थी, और उसमें जो है क्रिस वोक्स का नाम नहीं आया। महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, लेकिन होता है कभी कभी नाम नहीं दिया जाता है। सभी अब 11 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं ना, 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं 15 सदस्यीय टीम में, नाम दे सकते हैं, तो सभी कोई कह सकता है कि सभी का नाम तो हो नहीं सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी थे क्रिस वोक्स, और क्रिस वोक्स जो है इसका नाम क्या होता है, नहीं आता है, किसके लिए, एसेज सीरीज के लिए। और इसी वजह से जो है क्रिस वोक्स जो है क्या कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, बोलते हैं कि जब नाम ही नहीं दोगे तो क्या करेंगे रह के, ठीक है, चलो हटो, ठीक है, इससे अच्छा है कि आप खेलेंगे ही नहीं, है ना। तो गुस्सा कभी कभी घातक हो जाता है, तो यहाँ पर जो है ये क्या कर लेते हैं, गुस्से की वजह से जो है आपको संन्यास ले लेते हैं ना। और आइए बात कर लेते हैं इंग्लैंड के लिए। तो इंग्लैंड के लिए जो है आपको 62 टेस्ट खेलकर इन्होंने जो है 192 विकेट इन्होंने हासिल किया, तो अच्छा परफॉर्मेंस है। 62 टेस्ट खेलना अपने आप में मायने रखता है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर 192 विकेट लिए, 62 टेस्ट खेलकर 192 विकेट लिए हैं। हो सकता था कुछ दिन और खेलते थे ये 200 विकेट भी पूरा कर सकते थे, लेकिन ऐसा अब हो नहीं सकता है, ठीक है। हाँ संन्यास वापस ले तो हो सकता है, कभी कभी खिलाड़ी जो है संन्यास वापस भी, ऐसे खिलाड़ी का नाम आप बता सकते हैं जिन्होंने हाल ही में क्या किए थे, संन्यास वापस लिए थे, आप लोगों को प्रश्न करवा चुके थे। संन्यास कभी कभी वापस भी ले लिया जाता है ना। तो संन्यास कभी कभी दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, नाम बताइए, यदि आप जानते हैं तो आप लोगों को प्रश्न करवाए, देखते हैं पिछला प्रश्न आप लोगों को याद है कि नहीं याद है ना। चलिए आंसर जो दे रहे हैं अच्छा है, ठीक है, वीना भारती जी हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए तो यहां पर जो है देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको 192 विकेट का नाम, 192 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। और उसके बाद ये जो है आपको यदि बात करें किसके लिए, वनडे के लिए और T20 के लिए, है ना। तो वनडे में जो है इनके द्वारा देखने को मिलता है, कितना देखने को मिलता है कि वनडे जो आपको 122 वनडे इन्होंने खेलते हैं, कितना 122, बहुत ज्यादा खेल रहे हैं ना। तो 122 वनडे मैच खेलकर जो है इन्होंने 173 विकेट हासिल किया है। और उसके बाद T20 में जो है 33 मात्र T20 इनको खेलने का मौका मिला है, और 33 T20 मैचों में जो है इन्होंने 31 विकेट अपने नाम किए हैं। तो T20 कम खेले हैं। मेन जो खिलाड़ी ये थे किसके थे, तो मेन खिलाड़ी आपको टेस्ट और वनडे के ये थे। तो इसी वजह से जो है आपको इनको जो है देखने को मिलता है, क्या आपको T20 में ये कम खेलते हैं, है ना। आइए आपको इमेज दिखा देते हैं, इमेज दिखा देते हैं क्रिस वोक्स का।
ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही क्रिस वोक्स हैं, और क्रिस वोक्स आप लोगों को सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि किस देश के खिलाड़ी हैं, तो किस देश के खिलाड़ी हैं, ये आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अब तो आप आसानी से बना सकते हैं प्रश्न को, ठीक है। जो प्रश्न देते हैं इसको कम से कम आप अच्छे से कॉपी में लिखिएगा, बार बार बोल रहे हैं कॉपी में लिखिएगा, तभी आपको याद रहेगा, रिवीजन करना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बनाइए, साथ साथ बनाते रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल संयंत्र है ना, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल संयंत्र का जो है उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है। आसान प्रश्न है, आसान प्रश्न है, और क्या है कि अपशिष्ट है, ठीक है, जो कचरा होता है ना, जल में जो मान के चलिए कि कचरा हम लोग बहाते हैं, उसको जो है एक तरह से जब हम लोग क्या करते हैं नदी में डायरेक्ट, जैसे पटना में आप लोग देखते होंगे कि घर से जो है डायरेक्ट पटना नाले के थ्रू जो है गंगा में पानी चले जाता है। लेकिन इसके लिए जो है यदि पानी को शुद्ध करके, कम से कम शुद्ध करके, तो ज्यादा शुद्ध तो नहीं, कम से कम कचरा हटा के आप पानी फेंकते हैं तो क्या होगा, तो ये नदी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदूषित नहीं होगा। और इसी वजह से जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्रश्न क्या बनाया गया है कि एशिया, सबसे पहले तो एशिया का, भारत का भी बात नहीं कर रहा है, एशिया की बात कर रहा है, और एशिया के सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा है, अच्छे से प्रश्न को देखिए, और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है। प्रश्न पूरा पढ़ेंगे, जब भी प्रश्न आपको परीक्षा में आए तो प्रश्न पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग क्या करते हैं, अधूरा प्रश्न पढ़ते हैं ना, तो केवल पूरा का प्रश्न आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आंसर बिल्कुल सही है, आंसर आपका जो आंसर दे रहे हैं, आंसर आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, दिल्ली आंसर बन रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, दिल्ली आंसर बनेगा। तो एशिया का सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का जो है उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया है, तो इसका आंसर बनेगा दिल्ली बनेगा। समझ रहे बात को। दिल्ली में आप देखते होंगे क्या, दिल्ली में एक नदी आपको देखने को मिलती है, कौन सी नदी देखने को मिलती है, दिल्ली आप गए होंगे या दिल्ली के बारे में जानते हैं कि दिल्ली किस किनारे में बसा हुआ शहर है, तो आपको यमुना, ठीक है। और यमुना यदि आप देखिएगा, दिल्ली में देखिए ऊपर से देखिएगा तो आपको तो एकदम व्हाइट व्हाइट दिखाई पड़ेगा, लेकिन व्हाइट वो जो है प्रदूषित है, ठीक है। दिल्ली में जो आपको यमुना नदी देखने को मिलती है पूरी तरह से नाला में बदल चुका है। किसमें बदल चुका है, नाला में। आपको पता ही नहीं चलेगा ये नाला है कि नदी है, ठीक है। नाला नदी दोनों एक ही जैसा लगता है, तो बहुत ज्यादा ही प्रदूषित हो चुकी है आपको कौन सी नदी, यमुना नदी। और उसी के लिए देखिए अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल संयंत्र का उद्घाटन जो है कहां पर, आपको बता ही चुके कि नई दिल्ली के। और दिल्ली के कहां पर, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली का कोई एग्जाम देंगे है ना, तो दिल्ली के किस शहर में, तो दिल्ली के जो है ओखला एक क्षेत्र है। दिल्ली का अलग अलग क्षेत्र है, जैसे मुखर्जी नगर के बारे में आप लोग सर्वाधिक जानते हैं ना, तो मुखर्जी नगर जो है आपको हुंडा सिटी है, ओखला है, इस तरह से आपको देखने को मिलता है, राजीव नगर है, ये सब आपको क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है दिल्ली का एक ओखला क्षेत्र है, ओखले शहर में जो है आपको ये क्या किया गया है, यह स्टार्ट किया गया इस परियोजना का। और यह परियोजना जो है यमुना नदी की सफाई में क्या होगा, सीधी सी बात है कि इसमें जो है आपको इसका योगदान देखने को मिलेगा, किसमें, तो आपको यमुना की सफाई में। स्वाभाविक बात है, आपको बता ही चुके कि ये क्या काम करती है, अपशिष्ट उपचार संयंत्र। ये आपको यमुना नदी की सफाई में जो है एक ये मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। और इसके द्वारा जो है आपको प्रतिदिन 564 मिलियन लीटर का क्या किया जाएगा, सीवेज का ये शोधन करेगा, ठीक है। तो सीवेज आप देखे होंगे कि सीवेज क्या काम करती है, समझ रहे हैं ना बात को। वैसे आपको बता चुके थे, इसका अर्थ है कि आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बनाइएगा साथ में, किसे हाल ही में प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार, कौन से पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, इस बार जो है पुरस्कार है, और पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, एमी पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं कि एमी पुरस्कार 2025 में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट अभी क्या क्या मिला नहीं है, ऐसा नहीं कि पुरस्कार दे दिया गया है। नॉमिनेट किसी होता है कि कुछ कुछ फिल्मों को किया जाता है, तो नॉमिनेट किया गया है, और नॉमिनेट जब किया गया है तो पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है, किसको नॉमिनेट किया गया है एमी पुरस्कार में। तो एमी पुरस्कार में आपको ये 4 नाम है, बताइए 4 नाम में जल्दी से बता सकते हैं। चलिए आंसर आपका डी आ रहा है, क्या विकी कौशल, कौन दे रहे हैं आंसर विकी कौशल का, वीना भारती जी, ठीक है। तो ये आपको विकी कौशल नहीं होगा, आप बताइए, विकी कौशल नहीं होगा, आप बताइए क्या होगा आंसर। आपके पास समय दे रहे हैं, अच्छे से समय दीजिए, अच्छे से आपको, आप जब तक 2-3 आपको दीजिए, 2-3 आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, जब तक आंसर दे रहे हैं तब तक एक बार फिर से आपको पढ़ के बताते हैं कि हाल ही में जो है आपको एक पुरस्कार की घोषणा की गई है ना। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एमी पुरस्कार है। और एमी पुरस्कार जो है 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है किनका नॉमिनेट किया गया, किनका नाम नॉमिनेट किया गया है ना, मोहनलाल का, या आपको रामचरण का, या दिलजीत दोसांझ का, विकी कौशल तो आपको बता ही चुके कि विकी कौशल नहीं होगा। अब बताइए, आपके पास 3 ऑप्शन है, अब तो बता सकते हैं 3 है ना।
हाल फिलहाल में जो है मोहनलाल को जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसलिए जो है ये आपको ऑप्शन दिए हुए है ना, तो ये अब ये भी नाम नहीं होगा, ठीक है। इनको जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बच चुका है, अब आपके पास रामचरण बचा हुआ है और दिलजीत दोसांझ बचा हुआ है ना। इस बार आपका सही आंसर आ रहा है, इस बार जो है चलिए एक रविंद्र कुमार जो आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, रामचरण। चलिए रामचरण भी नहीं होगा, रविंद्र जी रामचरण भी नहीं होगा। अब तो एक आंसर बचा है और ये आंसर जो आपको दे रहे हैं रुखसार खातून दे रही है, और ये आंसर आपको बिल्कुल सही है। आपको इसका आंसर क्या होगा, दिलजीत दोसांझ होगा, है ना। तो इसका हीरो का आप लोग हो सकता है कि नहीं इतना फेमस नहीं है ना, अब फेमस हो जाएंगे, है ना, कोई बात नहीं है। इसका जो है नेटफ्लिक्स पर फिल्म आया था दिलजीत दोसांझ। आइए बातचीत कर लें दिलजीत दोसांझ के बारे में। कौन सा फिल्म है ये भी जानकारी होनी चाहिए ना, किस फिल्म के लिए अभिनय के लिए इनको मिल रहा है एमी पुरस्कार। हो सकता है कि यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, भारत के लिए तो अच्छी बात है। और भारत के लिए आपको कुछ दिन पहले आपको बताए थे, क्या बताए थे कि ऑस्कर के लिए किस फिल्म को लिए भारत के लिए नॉमिनेट किया गया, किस फिल्म का नाम आपको भारत से भेजा जाएगा, किस फिल्म को भारत से भेजा जाएगा, ऑस्कर के लिए बता चुके हैं। और ऑस्कर से यदि पहले ऑस्कर के बारे में बता देते हैं, है ना। ऑस्कर में जो है किस फिल्म को भारत की तरफ से भेजा जाएगा, होम बाउंड को भेजा जाएगा, है ना। जाह्नवी कपूर का जो फिल्म आपको देखने को मिल रहा है, तो आपको होम बाउंड, यही आपको ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से इसको भेजा जाएगा, होम बाउंड को। ये तो ऑस्कर के बारे में कहानी था। लेकिन अभी जो प्रश्न था क्या था कि विश्व भर में सबसे लोकप्रिय अवार्ड्स, और इसमें एक इंटरनेशनल अवार्ड्स है और इसका क्या नाम है, आपको एमी अवार्ड्स है। इंटरनेशनल कौन सा अवार्ड है, एमी अवार्ड्स है। और एमी अवार्ड्स में जो है आपको नॉमिनेशन लिस्ट में जो है आउट हो चुकी है, और नॉमिनेशन लिस्ट में जो है किनका नाम आया है, तो आपको दिलजीत दोसांझ का, किसका नाम आया, आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो है दिलजीत दोसांझ है, आपको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो है भारत का नाम रोशन किया, है ना। तो कह सकते हैं आपको आंसर क्या बनेगा, दिलजीत दोसांझ बनेगा। और दिलजीत दोसांझ जो है, आइए जान लेते हैं। तो दिलजीत दोसांझ जो है उनकी बीते साल, पिछले वर्ष आप देखते हैं कि पिछले वर्ष जो है आपको नेटफ्लिक्स पे इसका एक फिल्म रिलीज होता है। कहां पर होता है, सिनेमा हॉल में आप लोग नहीं देखे होंगे, है ना, इसीलिए आपको दिलजीत दोसांझ के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये कहां पर इसका फिल्म रिलीज किया गया है, तो नेटफ्लिक्स पे इनका फिल्म रिलीज किया गया है। और नेटफ्लिक्स पे जो रिलीज हुई थी फिल्म, और उसका क्या नाम था, अमर सिंह चमकीला। क्या नाम था फिल्म, आप याद रखिएगा, क्या फिल्म का नाम है, अमर सिंह चमकीला। के लिए जो है हॉलीवुड स्टार्स के साथ जो है अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में जो है अमर सिंह चमकीला को जो है सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग कैटेगरी में जो है नॉमिनेशन मिला है, ठीक है। तो आने वाले दिनों में है जब फिल्म में हो सकता है, हम लोग तो उम्मीद करके चलें कि इसी फिल्म को मिले, है ना, अमर सिंह चमकीला को कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक प्राइज मिले। यदि अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिल जाता है दिलजीत दोसांझ को तो एक अच्छी बात है ना। भारत का कह सकते हैं कि थोड़ा सा तो नाम रोशन होगा, तो भारत का नाम रोशन होगा एक तरह से, पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म जगत है वहां पर आपको भारत का नाम रोशन होते हुए दिखाई पड़ेगा। यदि हम लोग तो उम्मीद करके चलेंगे कि ऑस्कर में भी यदि जीत जाती है होम बाउंड, तो यहाँ पर भी एक अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए यहां पर तो अभी नॉमिनेशन किया गया, भारत की तरफ से भेजा गया है, और दिलजीत दोसांझ को आइए आपको इमेज में दिखा देते हैं। ये जो आप तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है दिलजीत दोसांझ, समझ रहे बात को। ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है ये कौन है, ये दिलजीत दोसांझ है। और इनको आप देखे होंगे कहीं ना कहीं फिल्म में देखे होंगे, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। और इन्हीं का फिल्म है क्या है, अमर सिंह चमकीला, जो आपको देखने को मिल रहा है उसी फिल्म को किसके लिए भेजा गया है, ये एमी अवार्ड्स के लिए भेजा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय ये प्राइज है, यदि मिल जाती है तो अच्छी बात है ना। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं, क्या बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। क्या प्रश्न है, आसान प्रश्न है, आसान तो प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जो प्रश्न आप बोलिए कि कहां से ये प्रश्न को किस जगह से आपको मिलने वाला है ना। यदि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं क्या, साइंस पढ़ रहे हैं, सभी विषय पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से किस सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको पर्यावरण से देखने को मिलता है। पर्यावरण आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। खास करके यदि आप टीचर वाला जो एग्जाम दे रहे होंगे, यदि आने वाले दिनों में दीजिएगा टीचर वाला जो एग्जाम दीजिएगा, तो टीचर वाला एग्जाम के लिए पर्यावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। पर्यावरण आपको वैसे सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या करंट अफेयर संदर्भित प्रश्न बनेगा, तो ये आपको पूछते हैं, है ना। ज्योग्राफी भी इस पर्यावरण के साथ, देखिए पर्यावरण को जब भी आपको पढ़ाया जाता है तो हो सकता है कि आपको किसके साथ पढ़ाया जाता होगा, तो आपको ज्योग्राफी के साथ पढ़ाया जाता होगा, है ना। तो यहाँ पर ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जीएस से ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है वो भी आपको बताते चलेंगे। और प्रतिदिन ये इस पे बातचीत करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर्स के साथ आप प्रतिदिन जुड़िए और प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आइए बात कर लेते हैं और प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपको यूनेस्को
बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। और यह जो है किस राज्य में है? आसान है। अब अवस्थिति पूछ रहा है तो अवस्थिति किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अवस्थिति आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो बायो रिजर्व क्या हो जाता है? पर्यावरण का विषय हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत ये कहां पर शामिल किया गया है? तो आपको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में इसको क्या कर दिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ये किस राज्य के अंतर्गत आता है? आंसर दे रहे हैं आप लोग, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये आंसर इसका क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश बनेगा, है ना। इसका सही आंसर बनेगा हिमाचल प्रदेश। तो आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के आपको बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल कर गया। और ये अवस्थिति यदि पूछ रहे कि अवस्थिति कहां पर है, तो अवस्थिति, अब यदि आपसे पूछे, देखिए प्रश्न को यदि थोड़ा सा उलझाने का होगा कि पूछ दे कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का, पूछ सकता है ना। प्रश्न यदि मान लेते हैं कि थोड़ा सा आपको थोड़ा उलझन पैदा कर दे तो आपको पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का। तो एक लाइन, थोड़ा एक दो लाइन जब नीचे उतर के आप पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न किसी भी तरह से करंट अफेयर्स को घुमाए तो वो बन जाएगा, है ना। कठिन किसी भी तरह से करने की कोशिश करें तो वो आपसे आसानी से बने। क्या है प्रश्न यहाँ पर? प्रश्न का आंसर जो आप लोगों को देखिए क्या हो सकता है। जो आपका जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय का क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश वाला का जो भाग है, और ये जो आपको ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में है ना, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में जो है ये रिजर्व जो है पूरी तरह से स्पीति आपको क्या है? स्पीति आपको वन्य जीव प्रभाग है ना। आपको स्पीति वन्य जीव प्रभाग है। और लाहौल का आप लोग तो नाम सुने होंगे, लाहौल वन प्रभाग। तो इसके अंतर्गत जो है इसके आसपास के ये क्षेत्रों को क्या करता है? कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है, स्पीति वन्यजीव प्रभाग, स्पीति जिला भी है, आपको लाहौल जिला भी है वहां पर। तो स्पीति वन्यजीव प्रभाग जो है और लाहौल वन प्रभाग के आसपास के ये क्षेत्रों को क्या करता है? कवर करता है। और उसके बाद बारालापचा का नाम सुने होंगे, यहाँ पर बारालाचा लिखा हुआ है, बारालापचा वैसे होगा, लापचा होना चाहिए, बारालापचा आधा यहाँ पर क्या होगा? वो होगा, ठीक है। तो बारालापचा दर्रा, उसके बाद जो है भरतपुर का जो क्षेत्र देखने को मिलता है, और सरचू का जो क्षेत्र को देखने को मिलता है। ऊंचाई यदि देख लीजिए 3300 और 6600 मीटर की ऊंचाई तक, है ना। ये आप कह सकते हैं तो ये ज्यादा हो जा रहा है। चलिए, इसे जो है 2009 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जिससे जो है यह भारत का 16वां, भारत का क्या है? भारत का 16वां और पहला उच्च ऊंचाई वाला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर के अंतर्गत इसको रखा गया था। तो भारत का सबसे ऊंचा, यदि पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा ऊंचाई वाला जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर कहां पर है, तो ये आपको कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में? तो आपको स्पीति और लाहौली का जो क्षेत्र आता है, लाहौल जिला का जो क्षेत्र आता है, उसके आसपास का ये क्षेत्र को ये कवर करता है। ऊंचाई, तो आपको ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई सीधा याद रखिए कि सर्वाधिक ऊंचाई, भारत का सबसे ऊंचा है ना, सबसे ऊंचा क्षेत्र वाला कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो आपको बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और बायोस्फीयर किसको बोलते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है कह सकता है कि यूनेस्को के द्वारा महत्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय, ये क्या करता है? एक पदनाम देता है ना, जो व्यापक स्थलीय और तटीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों या इनके संयोजन को ये क्या करता है? इसमें शामिल करता है। तो ये सब आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक दो लाइन नीचे उतर के जब पढ़ लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? तो आपको समझना, प्रश्न को क्या हो जाएगा? समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रश्न देखिए, प्रश्न तो एक लाइन में पूछा जाएगा, है ना। प्रश्न ऐसा नहीं कि प्रश्न बहुत ज्यादा लाइन में पूछा जाएगा, पूरा कहानी लिखेगा प्रश्न में। तो प्रश्न आपको एक लाइन में पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको हिमाचल प्रदेश बनेगा। लेकिन एक दो लाइन जब आपको इसको थोड़ा सा गहराई से पढ़िएगा तो एक दो लाइन नीचे उतर के पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जब नीचे उतर के पढ़िएगा तो हो सकता है कि किसी भी तरह से पूछे, ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई पूछ सकता है, हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र पूछे तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र भी आपको पता हो जाएगा। तो उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको यहाँ पर जो है प्रश्न वैसे आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन ये पढ़ने को कहाँ मिलेगा? ये आपको पर्यावरण के अंतर्गत मिलेगा पढ़ने को, है ना। तो बायोस्फीयर जो है पढ़ाया जाएगा कहाँ पर? पर्यावरण के अंतर्गत आपको विशेष जानकारी आपको सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो भी सर पढ़ाएंगे या जिनसे आप पढ़ते होंगे, जहां पर भी पढ़ते होंगे, तो कोई न किसी से तो पढ़ते होंगे, जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर पढ़ते होंगे, हो सकता है कि आप जहां पर पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया तो जरूर जाएगा, ठीक है। नहीं पढ़ाया जाएगा तो आप यहां पर पढ़िएगा, यहां पर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, और ये बायोस्फीयर डिजर्ट के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। एक नाम आप बता सकते हैं यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिजर्ट जो लिखा हुआ है, तो डिजर्ट क्या होता है? डिजर्ट बता सकते हैं? आपका आंसर का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, कि डेजर्ट बताने की क्या कोशिश कीजिए। डेजर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए तब तक जो है हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? अरे आंसर, चलिए दे रहे हैं आंसर। चलिए डेजर्ट आपको देखिए, डेजर्ट का सीधी सी बात है कि डेजर्ट जो है आपको दो तरह का डेजर्ट होता है ना। आइए हिंदी की बात करते हैं तो आप रेगिस्तान की बात करते हैं। तो रेगिस्तान जो है आपको दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? ठंडा रेगिस्तान होता है, और एक क्या होता है? आपको गर्म रेगिस्तान होता है। और यहाँ पर जो है ठंडे रेगिस्तान, यहाँ पर आप जाइएगा तो क्या गर्म रहेगा? यहाँ पर क्या कोई आपको
ऊंचाई वाला क्षेत्र है जहां पर आपको जीव जंतु सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कोल्ड डेजर्ट देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं देखने को मिलेगा, है ना। आसपास यदि खोजने को मिलेगा, ना पेड़ पौधा देखने को मिलेगा, ना कोई जीव आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है ये आपको इक्का दुक्का तो कुछ ना कुछ आपको ठंडाई पर रखने वाला जीव देखने को मिलेगा, लेकिन व्यक्ति सब यहाँ पर नहीं रहता है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये आपको जो रेगिस्तान का जो क्षेत्र कह सकते हैं, एक तो आपको भारत में भी देखने को मिलता है, आपको दो तरह से देखने को मिलता है। देखिए, एक जो है उष्ण वाला जो है, उष्ण कहाँ पर कह सकते हैं, जो 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, है ना, जिसको कि कर्क और मकर कह सकते हैं। कर्क और मकर के बीच में जो आपको पढ़ाया क्या होगा, इसके बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्ण क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। और ये क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है, और गर्म वाले क्षेत्र को जो है उष्ण के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि इसके ऊपर और नीचे वाला क्षेत्र को बात कर सकते हैं कि किसके अंतर्गत रखा जाता है, आपको रखा जाता है कोल्ड के अंतर्गत रखा जाता है ना। यदि यहाँ पर जो है ठंडा क्षेत्र बनेगा तो ठंडा क्षेत्र बनेगा तो कोल्ड के अंतर्गत रखा जाता है। तो दो प्रकार का रेगिस्तान होता है। आपको सर जो है पढ़ाएंगे, आपको ज्योग्राफी में विशेष करके आपको मिलेगा, वो भी देखिए, सभी बात तो यहाँ पर नहीं कर सकता करंट अफेयर्स में, तो ज्योग्राफी में आपको विशेष करके पढ़ाया जाएगा कि डिजर्ट क्या होता है, कोल्ड डिजर्ट क्या होता है ना। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उष्ण क्या होता है, गर्म क्या होता है, सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए हम लोग जो है पिछले वीडियो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, जिसका आंसर आप लोगों को बात किए थे, क्या बात किए थे, राजस्थान आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो राजस्थान जो है आपको उष्ण वाला क्षेत्र है ना, जो आप आंसर लिख रहे हैं रविंद्र जी, तो ये आंसर आपका बन रहा है। तो राजस्थान का जो है वो उष्ण वाला क्षेत्र है, गर्म वाला, वो बालू बालू आपको देखने को मिलेगा। जबकि क्या कहते हैं, आपको जो लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल का जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है, आपको ठंडे क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में क्या प्रश्न पूछे थे, उसका सही आंसर क्या बन रहा है। और पिछले वीडियो में जो आंसर पूछे थे, अधिकांश लड़का जो है आंसर गलत आंसर दिए है ना। अधिकांश लड़का आंसर सौरभ गांगुली लगाए हैं। और आप लोगों से क्या पूछे थे कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर सही बनने का आंसर क्या, बीसीसीआई का पूछा है। तो बीसीसीआई का जो अध्यक्ष, नया अध्यक्ष बनाया गया, क्या अध्यक्ष बनाया गया, किनको, मिथुन मनहास को। और प्रश्न जो है आपको परसों के वीडियो में पूरे विस्तार से बताए थे, चित्र के साथ बताए थे, इमेज के साथ बताए थे, है ना। तो मिथुन मनहास आप लोग गलत कैसे कर दिया, आपको आप लोग जो अधिकांश दिए हैं सौरभ गांगुली को कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया है, सौरभ गांगुली को भी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन ये जो है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का। ठीक है, तो ये जो आपको बनाया गया, इसको जो है बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का, सौरभ गांगुली को जो है निर्विरोध चुना गया था, तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का, ठीक ना। लेकिन यहां पर पूछे थे किसका, तो बीसीसीआई का पूछे थे। बीसीसीआई का जो है मिथुन मनहास को, किनके स्थान पर, रोजर बिन्नी के स्थान पर जो है मिथुन मनहास बने हैं, जो कि दिल्ली के कह सकते हैं कि जो दिल्ली का जो घरेलू टीम होता है, ये दिल्ली के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक ना, तो इन्हीं को जो है बनाया गया है, कहां का, बीसीसीआई का नया अध्यक्ष। तो याद रहेगा, अब तो समझ में आ चुका होगा। तो दिल्ली का जो ये पूर्व खिलाड़ी थे, ठीक है। और आप दिल्ली डेयरडेविल्स में भी, ये शुरुआती दौर में जो दिल्ली कैपिटल्स जो है किस नाम से जाने जाती थे, तो दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से जाने जाती थे। और उसमें भी ये आप एक सदस्य के तौर पर जो सहवाग कप्तानी करते थे, उसमें आप इनको खेलते हुए देखे होंगे। तो उस वक्त तो आप 2008 के बारे में तो हो सकता है कि नहीं जानते होंगे, जो आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तो आईपीएल में ये खेले हुए थे। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है जानकारी, लेकिन सिर्फ केवल आप अभी वर्तमान में रखिएगा याद कि बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है, किनको बनाया गया है, तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष है, सीधे तौर पर आपको मिथुन मनहास को बनाया गया। याद रहेगा, मिथुन तो नाम याद ही रहता है ना, तो मिथुन मनहास याद रखिएगा, सौरभ गांगुली नहीं। ठीक है, सौरभ गांगुली जो है क्या है, आपको बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के ये अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ठीक है, निर्विरोध तो दोनों आपको बता चुके हैं, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के आपको सौरभ गांगुली, जबकि मिथुन मनहास क्या है, बीसीसीआई के हैं। समझ रहे हैं बात को। तो अधिकांश लड़का जो है सौरभ गांगुली दिए थे आंसर। क्यों सौरभ गांगुली दिए थे, ये समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि आप लोग अच्छे से तब प्रश्न को कवर नहीं किए थे। चलिए आज का प्रश्न जो है आपको कल के वीडियो से आपको दे रहे हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप जो है ये प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर के चैनल पर जाके आप लिखिएगा इस चैनल आंसर क्या दे रहे हैं आंसर, है ना। सभी आपका आंसर देखते हैं कि आंसर आप लोग क्या देते हैं, है ना। जिस भी चैनल पर मिल रहा है आपको वीडियो, उस चैनल पर आप जो है आंसर देने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। चलिए आपको एक बार यहाँ पर बता देते हैं प्रश्न क्या है, कि हाल ही में मुखी के बारे में है। मुखी भारत में जो है जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। सबसे पहले तो एक लाइन और आपको बताते हैं, हिंदी आप लोग वैसे पढ़े होंगे, आप लोग जहां पे भी पढ़ते होंगे। यहां पर देखिए क्या है, मुखी क्या है, फीमेल है। क्या है, मुखी जो है आपको फीमेल है, और लिखा हुआ है कि भारत में जन्मा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जन्मा लिखा हुआ है। इसका मतलब जन्मी भी लिख सकते थे कि जन्मी पहली वयस्क चीता कौन बन गई है। लेकिन जन्म जो होता है क्या होता है, जन्म जो होता है पुल्लिंग होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये सब पढ़ाया क्या होगा आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कोई कोई जो है टोक देते हैं कि जन्मी लिखना चाहिए, है ना, कि जन्मी पहली चिता बन गई है। तो जन्मी नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, जन्मा होता है, जन्म होता है। और जन्म क्या होता है, पुल्लिंग होता है। इसके अंतर्गत इसीलिए ये लाइन बनता क्या है कि मुखी जो है भारत में जन्मा पहला वयस्क चिता। और आपको बता चुके ये मुखी क्या है, फीमेल है। ठीक है, वयस्क चिता बन गया है, और इसका जन्म जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। अब पूछा जा रहा है कि इसका जन्म आपको किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था, तो इसके बारे में जो है कल पूरे विस्तार से बताए थे, है ना।
कल जब पूरे विस्तार से बताए थे तो ये प्रश्न आपको आंसर देना है। इसका 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 ऑप्शन में सही आंसर क्या बन रहा है कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को फायदा मिल रहा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं, यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं, है ना, तो कम से कम लाइक तो कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।